आफाक अहमद ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह दावा 3 दिन पहले क्या बात जाहिर कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मामलात कहां तक पहुंच चुके हैं और अगला झगड़ा किस बात का होने वाला है? कराची शहर में नामालूम की फिर गूंज क्यों कर हुई है और उसकी वजह क्या सामने आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पुरसुकून क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी कहां चले गए हैं? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। जुल्फिकार जूनियर का इस वक्त मामला फिर शिद्दत क्यों इख्तियार कर रहा है? एक और खबर मैं आपको तहलका अंगेज देने वाला हूं। कराची शहर में आज फिर खून की होली खेली गई, लेकिन इस खून की होली के पीछे क्या मामला हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान को एक जीत मिली है, एक कामयाबी मिली है, उस कामयाबी का सिरा भी कहां आकर रुका है ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। और उसके साथ साथ एक अहम नुक्ता और अहम खबर और भी आपके सामने दूंगा, तो आज का प्रोग्राम जरूर देखिए। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आज कराची शहर में फिर खून की होली खेली गई है। यह खून की होली किस तरह, किस जगह, किस मकाम पर हुई है, इसके साथ साथ कुछ बड़ी अहम खबरों के साथ आज का प्रोग्राम करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त जो करता हूं और करता रहूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी डेटा, हमारे मालूमात के मुताबिक हमें जितने लोग भी लाखों लोग देखते हैं, उन लाखों लोगों में से मामला यह है कि सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो बरहाए मेहरबानी बहादुर बनिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार करूंगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अब अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कराची शहर में आज फिर खून की होली खेली गई। अब यह खून की होली किस तरह से खेली गई कि यहां पर वाकयात है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। आज कोरंगी के इलाके के अंदर एक बार फिर एक डंपर ने एक शख्स की जान ले ली और इतनी तमाम तहरीक चलने के बावजूद एक तरफ आफाक अहमद साहब का मार्च, दूसरी तरफ इस वक्त एमक्यूएम का शोर शराबा, तीसरी तरफ तमाम सियासी जमातों का डंपर के लिए कानून साजी का कहना और एक तरफ डंपर मालकान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करना कि जनाब अगर कोई 12 तारीख को निकलेगा तो हम भी उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कराची शहर आज फिर कोरंगी की सड़क खून आलूद रही। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुकता मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो भी हमें ये प्रोग्राम देख रहा है, मामला यहां तक नहीं रुकता, बल्कि सरीना के पास आज फिर एक शख्स को, एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल फिर किया गया स्ट्रीट क्राइम की वारदात में। तो वो दो मसाइल के जिसकी वजह से इस शहर के नहते लोगों का खून बह रहा है, वो बदस्तूर कायम है। और आज फिर मैं जब ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज फिर शहर की सड़कों ने खून को जज्ब किया। या मौसम गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ईद हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो, लेकिन ना जाने इस शहर को किसकी नजर लगी हुई है। यहां पर ऐसे कौन से हुक्मरान हैं कि यहां पर खून की होली का सिलसिला हर रोज जारी रहता है और ये थमने का नाम नहीं लेता। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब डंपर से और इन ट्रैफिक हादसात से इतने लोग नहीं मरे, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि सिर्फ 17-18 लोग मरे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक बात बहुत जरूरी है, और अगर आपने कुरान करीम पढ़ा हो, अगर आपने हदीस मुबारक का अगर गौर से देखा हो, तो ये जरूर कहा जाता है कि किसी एक शख्स की खून की हुर्मत किस हद तक है, इस बात का एहसास होना चाहिए। कि अगर ये बात कही जाती थी कि दरिया फरात के उस तरफ अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो वो किसकी जिम्मेदारी होता है,
है ये आपको मालूम होगा। इस शहर में अगर लहू बहता है तो किसकी जिम्मेदारी है वो आपको मालूम है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस बारे में बिल्कुल ठीक लफ्ज कहा कि ये शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर मौजूद है और ये बारूद का ढेर किसी वक्त भी फट सकता है। लोगों को अपनी जब जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर मुमकिन ना रहे और इस बात का एहसास शिद्दत इख्तियार करता जाए कि यहाँ पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले लोग हों या फिर यहाँ पर अदलिया हो या फिर यहाँ के हुक्मरान हो, वो इन्हें इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब इस सिलसिले में जब एमक्यूएम ने पिछले दिनों यानी कि मंगल के रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, लेकिन अब इस सिलसिले में एक नई एंट्री हुई और वो है आफाक अहमद साहब की। आफाक अहमद साहब का इवेंट 12 तारीख को है और सब लोगों की नज़र जहां उस इवेंट पर मौजूद है। आफाक अहमद साहब ने यह दावा किया है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मामलात चल रहे हैं, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान बयानात चल रहे हैं, ये दर हकीकत एक नूरा कश्ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये आफाक अहमद साहब ने अपना हालिया बयान दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि जनाबे वाला ये जो आप एक तरफ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सिलसिला जारी है एक दूसरे के खिलाफ, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि ये हमेशा इसी तरीके से करते रहते हैं कि जब कभी भी सिंध के लोग, चाहे वो शहरी सिंध के लोग हों चाहे वो देही सिंध के लोग हों, जब ये दोनों अलग अलग भी अपने अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाम निकलती है तो फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर और देही इलाकों के अंदर इस वक्त कैनाल का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है और उस कैनाल के इशू को डिफ्यूज़ करने के लिए वो हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान का कांधा इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ उनका कहना यह था कि कराची के शहरी इलाकों के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि जो जिन्हें उनका नुमाइंदा तस्वुर किया था वो नुमाइंदे नहीं रहे बल्कि फॉर्म 47 के हैं, तो अब उसकी वजह से यह है कि वो भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, और जब ये लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि वो अब हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं और अब जब हम मार्च कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो वो एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना दुश्मन कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के अंदरूनी दोस्त हैं और दोनों एक जो है वो बाद में दिखाने के लिए दुश्मन हो जाते हैं। उनका कहना यह था कि एक नूरा कश्ती चल रही है, ये उनका कहना है, ये उनका स्टेटमेंट है। अब आए अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है बहुत ज़्यादा वाज़ेह। अच्छा, इस खबर के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो 12 तारीख का महाजर कौमी मूवमेंट अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, आफाक अहमद साहब जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की शमूलियत के अब इम्कानात बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि गवर्नर साहब भी वहाँ पर अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये इन बयानात की रोशनी में और इससे जुड़ी तमाम कहानी के सिलसिले में अब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ रही है। अब एक और बात की तरफ आते हैं। कराची शहर में एक अजीब सा वाक़या हुआ। यहाँ पर लोगों को, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि यहाँ पर लोगों को चुन चुन कर जिस तरीके से मारा जा रहा है और स्ट्रीट क्राइम की जिस तरीके से वारदात हो रही है, जिस तरीके से डंपर की वारदात हो रही है, उस तरीके से आजकल डाले बड़े मशहूर हो गए। ये डाला लफ्ज़ तो वैसे ज़ाहिर है पंजाब से आया, लेकिन कराची शहर के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वीगो आने का। अब वीगो एक और जगह पर आई और बड़ी अजीबो गरीब जगह पर आई। मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो देखिए। 6 तारीख को हॉक्सबे रोड पर एक वीगो आती है और वीगो आकर अब लूट मार का सिलसिला कहाँ तक पहुँच चुका है। उसके अंदर 6 गार्ड्स होते हैं, यानी कि 6 गार्ड आते हैं और 6 गार्ड आते हैं और वो आकर क्या करते हैं, वो ट्राले को लेकर चले जाते हैं। अब वो ट्राले को लेकर चले जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ट्राला जिसके अंदर 107 के करीब बंडल्स होते हैं मुख्तलिफ आइटम्स के, उसे लेकर चला जाता है। अब वो लेकर चला जाता है। अब पुलिस को पहले तो यहाँ किसी शख्स को अगवा किया जाता था, किसी शख्स को यहाँ पर अगवा बराए तावान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब बाकायदा ये होने लगा कि यहाँ के जो दहशतगर्द हैं, यहाँ के जो डकैत हैं, वो अब इस हद तक ताकतवर हो चुके हैं कि वो पूरे का पूरा ट्राला अगवा कर कर लेकर जाते हैं। 6 तारीख को ये ट्राला गया और इस ट्राले में बाकायदा लोग आए, उस गाड़ी का नंबर भी ट्रेस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है कि जिस गाड़ी में आए वो ले जाकर इसको मंगो पीर के गोदाम में डंप करते हैं। वहां पर कुल इसके 27 बंडल मौजूद होते हैं, बाकी सारे बंडलों को ले जाया जाता है। सिर्फ 27 बंडल रिकवर होते हैं। सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन से ताकतवर ग्रुप या उस इलाके का ग्रोह या उस इलाके के वो दहशतगर्द या उस इलाके के वो कारोबारी माफियाज के लोग मौजूद हैं कि जो उस गाड़ी के अंदर आए थे, जिसका गाड़ी का नंबर भी मौजूद है, लेकिन ताहाल उस हवाले से गिरफ्तारियां ही नहीं हो सकी है और कोई मामला ही नहीं हो सके। तो आप सोचिए कि अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही थी, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही है और अब ये हो रहा है कि पूरे के पूरे ट्राले गायब हो जाते हैं कि जनाब
गायब हो गए। और आते उसी तरीके से भरम में कि जनाब पहले तो चलिए मोटरसाइकिल में आते थे, किसी की छीनी हुई मोटरसाइकिल हो, अब तो बाकायदा गाड़ी में आ रहे हैं और वो गाड़ी का नंबर प्लेट भी उनकी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है। लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ है इस शहर का और अल्लाह ही मालिक है यहाँ के लोगों की जान और माल का। आइए एक और तरफ आते हैं। अब ज़ाहिर है इस सब चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तो चीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन 17 साल की अरसे से आपने हर बार एक बात सुनी होगी कि हमें एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। अब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या? कि इसका पूरा प्रपोजल हो, यहाँ पर कैमरों का निसाब हो, यहाँ पर एक एक चीज़ को कंट्रोल किया जाता हो और यहाँ पर हर शख्स के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आंखें हर वक्त मौजूद हो और उन आंखों को की मदद से हर वक्त लोगों की निगरानी की जा सकती हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता हो। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूं। आप सोचिए कि अब 17 साल बाद अब इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर का इंतखाब किया जा रहा है कि जनाब कोई डायरेक्टर मिल जाए। अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए बाकायदा डायरेक्टर का नाम भी कहा ही जा रहा है कि फाइनलाइज हो चुका है। अब ये कहां से फाइनलाइज हो चुका है ये आपको आइंदा दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा। लेकिन अब भी क्या ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकेगा? मेरे भाई, अगर आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट शुरू हो तो इसको कम से कम 4 साल का वक्त लग सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, जो ऐसा नहीं लगता आपको कि मौजूदा हुकूमत में अगर जिसे बाकायदा इस वक्त की मौजूदा हुकूमत तस्लीम किया जाए तो उस वक्त ये मुमकिन होगा। इसके इम्कानात ना होने के बराबर है और होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। एक बात आपको दी, अगली खबर आपको देता हूं। एमक्यूएम के लिए खुशखबरी आई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी आई है कि जनाब उनकी क्योंकि सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह इलेक्शन ट्रिब्यूनल को खत लिखे हुए कि जनाब इनके फॉर्म 45 को चेक किया जाए और इसके मुताबिक किया जाए। तो उसके हवाले से PS 103 में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और जो एमक्यूएम के कामयाब कैंडिडेट है उनको ही वहीं पर कामयाब करार दिया गया है। तो PS 103 के हवाले से यह खबर आई है कि जनाब वहां पर जो तहरीक इंसाफ है उनकी दरख्वास्तों को उड़ा दिया गया है। इलेक्शन को साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स या दीगर जो अदालतों में जहां भी ये मुकदमात हैं उसका फैसला होता हुआ नजर ताहाल नहीं आ रहा है। तो लग नहीं रहा है कि जनाब ये फॉर्म 47 या 45 का मामला हल हो सके। अब 1 साल 1.5 साल का वक्त और होगा तो 2.5 साल की मुद्दत हो जाएगी और उसके बाद फिर अगला इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। तो इस वक्त ये जो सिलसिला जारी है उसमें ताहाल ये सिलसिला उसी तरीके से मौजूद है। कराची बार के सदर पर नामालूम अफराद का हमला हुआ था। मैंने आपको रात गए उसकी सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि उस तरफ आमिर नवाज जो साहब हैं उनका दावा ये है कि उन पर जो है वो कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नामालूम अफराद है और इस वजह से किया गया है कि जनाब वो कैनाल की हिमायत में बोल रहे थे, जबकि उनके खिलाफ जो एक पूरी मुहिम चल रही है उसमें खातून का बयान मुसलसल चल रहा है। ताहाल अभी तक इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वही रिपोर्ट सामने आ रही है कि नुमाइश के इलाके से उनका पीछा किया जाता रहा और जब आई चंद्रिका रोड पर वो अपने रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर उनके ऊपर अटैक किया गया था। ये फुटेज सामने है, लेकिन अभी तक क्योंकि FIR लॉन्च नहीं हुई है, FIR लॉन्च नहीं हुई तो इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हो रही है। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, पूरा प्रोसीजर सामने नहीं आएगा, तब तक ताहाल ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत का इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। अलबत्ता मोहसिन नकवी साहब का ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि वो इस हवाले से उन्होंने नोटिस ले लिया है। अब नोटिस लेने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है ये आगे चलकर मालूम होगा। उसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आ रही है और एक और खबरें भी, बहुत सारी खबरें, क्योंकि बहुत सारे मामलात और बहुत सारी खबरें सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने 4 तारीख को एक धुआंधार तकरीर की थी और यहाँ कैनाल्स का इशू चल रहा था, आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसके पास है ये बड़ा ही अहम सवाल है। क्योंकि 4 तारीख के बाद अब हुआ ये है कि 4 तारीख के बाद से लेकर अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्क्रीन से गायब हैं। इसलिए गायब है क्योंकि वो दुबई चले गए हैं और उनका 10 से 12 दिन का विजिट वहां पर है और तवक्को की जा रही है कि 12 या 13 तारीख के बाद वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे। सो कैनाल्स का मसला जहां अपनी धूम धड़ाके से जारी है, वहीं पर इस वक्त कैनाल्स के मामलात में सूरत हाल ये पहुंच रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी कि इस वक्त जो उनके मेन सरबराह तस्वुर कहते हैं आसिफ जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक और बड़ा सिलसिला भी हुआ है, वो ये हुआ था कि 4 तारीख
को जब ये जलसा था तो उस वक्त बहुत सारे एमपीए एमएनएस को स्टेज से उतार दिया गया था। किन लोगों को स्टेज से उतारा गया था, ये एक लंबी कहानी है और उसमें बड़े बड़े शुरफा के नाम आते हैं कि कौन कौन लोग थे, इसको फिर हम कभी जिक्र करेंगे। लेकिन बिलावल की गैर मौजूदगी के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया के अंदर सिर्फ मजबूती की वजह से इस वक्त जुल्फिकार जूनियर जो है वो तेजी के साथ सरगर्म हो रहे हैं। इस वक्त जुल्फिकार जूनियर सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज की बुनियाद पर विजिट कर रहे हैं और इस वक्त उनकी खबरों का उरूज छाया है। तो क्या जुल्फिकार जूनियर आगे चलकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कोई कारी ज़र्ब लगाने वाले हैं या उनकी जगह लेने वाले हैं? तो ताहाल इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो अपनी अलहदा जमात बनाकर ही मूव करने वाले हैं। मेरी उनके बड़े करीबी हलकों से गुफ्तगू हुई है, मैंने उनसे पूछा है कि जनाब क्या इरादे हैं आपके, तो उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल तो सिर्फ कैनाल के मामले को फोकस कर रहे हैं। आगे चलकर पार्टी को पूरे सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मजबूत करना है नहीं करना, ये हमारा अगला मरहला होगा। लेकिन फिलहाल हम जो है वो कैनाल के इशू को ही फोकस किए हुए हैं और उसके लिए हम अपने साथ की इत्तेहादी जमातों के साथ मूव कर रहे हैं। ये खबर उनके सोर्सेस की तरफ से मेरे पास आई है। अच्छा, और खबरें भी बहुत सारी है लेकिन वक्त की किल्लत है। कुछ लोगों की फरमाइश या दरख्वास्त मुझसे ये आई है कि कुछ इंटरनेशनल मामलात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इमरान खान के मुतल्लिक भी गुफ्तगू की जाए और कुछ उनके मुतल्लिक भी हमें आगाही दी जाए कि इस वक्त वो स्टेटस कहाँ पर है। तो मैं अगले किसी वीलॉग्स के अंदर आपको डिटेल्स के साथ कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं जो इस वक्त हो रहे हैं मामला, कुछ लोकली इमरान खान का मामला कहाँ तक पहुँचा है और क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि उनकी जमात इस वक्त आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ रही है। और मैं ये जब कोई मरा हुआ शख्स होना तो उस पर मैं कुछ गुफ्तगू इस वक्त करना मुनासिब नहीं समझता। हाँ, वहाँ से कोई खबर जनरेट होगी तो ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मैं अपने कोशिश करूँगा कि अगले वीलॉग्स के अंदर उनके भी कुछ डिटेल्स आपके सामने पेश करूँ और साथ साथ जो कुछ इंटरनेशनल इशूज़ चल रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।